हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होगी जो हमारे चैनल पे अदर वीडियोस जाती हैं, बट इसमें से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। काफ़ी नॉलेजफुल इंसाइट मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, क्योंकि ये जो शिफ्ट है मेरी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो अभी हुआ था उसकी शिफ्ट है। और इसमें हम ये देखेंगे कि खासकर जीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। जब एग्ज़ाम में जीके का क्वेश्चन आता है, कई बार हमें होता है कि दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होता है, कई बार हमें क्वेश्चन ही नहीं पता होता है, कि कई बार क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो किस चीज़ में तुक्के बढ़ाने, किस में नहीं बढ़ाने, इन सब चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। और मैं खुद दिखाऊंगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म किया था, क्योंकि मेरे 84 मार्क्स हैं रॉ मार्क्स मुंबई जोन से इस बार अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में। और अभी जो यूजी का एग्ज़ाम होगा अंडर ग्रेजुएट का, उसमें ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। और एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन 7 पे जाएँ, ठीक, आपने देख लिया मेरी शिफ्ट है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन 7 पे अगर हम आए तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इमर्ज्ड एज अ मिक्स टीम स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये मैंने नहीं पढ़ रखा था, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और मैं करंट अफेयर्स जनरली नहीं करके जाता हूँ एग्जाम में। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इंडिया है, इंग्लैंड है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों पुट किया गया है? क्या ये हमारे लिए इतना, जब मैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था तो मैंने ये सोचा था कि भाई इसका आंसर इंडिया होगा। और क्यों होगा वो मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि इसका ऑप्शन इंडिया है भी। और क्यों है? क्योंकि देखो, अगर इंग्लैंड, इजिप्ट या ऑस्ट्रेलिया जीतता तो इतना इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर ना होता हमारे लिए, ठीक। इसलिए यहाँ पे इन्होंने अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट मीन्स पक्का इसका आंसर क्या है? इंडिया ही है, ठीक। क्योंकि अगर इंडिया ना होता तो फिर ये पूछते ही ना, क्योंकि अगर इंग्लैंड, इजिप्ट या ऑस्ट्रेलिया में कोई जीतता। तो मैंने ये सोच के फिर यहाँ पे गेस वर्क किया था और ये गेस वर्क मेरा ठीक चला गया था, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 9 की बात करें, ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट इसमें पूछा है, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। यानी 3 स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट हैं जिसमें से 3 सही है और 1 इनकरेक्ट है। अब देखो, अगर जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें, एक सेकेंड, हाँ, अब जैसे ये वाली पहली क्वेश्चन है, ठीक है, दे रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, ठीक है, काफ़ी जनरलाइज स्टेटमेंट है, काफ़ी मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दे गाइड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी काफ़ी जनरलाइज स्टेटमेंट है। दे एम्बॉडी द आइडियल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी काफ़ी मतलब एक अच्छी स्टेटमेंट है, ठीक, पॉजिटिव सेंस दे रही है, ठीक। बट दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, ठीक। मान लो जिसने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, लेकिन उसको ये तो पता होगा कि भाई डीपीएसपी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती है, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी नॉलेज का यूज़ किया जो मुझे पता थी, और थोड़ी चीज़ मैंने खुद से ड्राइव की, तो ये सारी चीज़ें अपने आराम से बैठ गई और ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन 36, सारे क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि मैथ वगैरह के लिए, तो टाइम क्यों बर्बाद करना है। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन 36। अब क्वेश्चन 36, विच आर द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी टू यूएस। अच्छा, अब यूएस की बात हो रही है, तो यूएस में आपको क्या लगता है कि यूएस की इकोनॉमी के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक। तो इसमें अगर हम देखें तो क्वार्टरनरी सेक्टर, मेरे को 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज होता है, एक तो क्वार्टरनरी में और एक टर्शरी में, ठीक। लेकिन मैं टर्शरी के साथ इसलिए गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि टर्शरी सेक्टर हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे कन्फ्यूजन थी। और ये जैसे आपने पढ़ रखा होगा, रेड कलर जॉब, ब्लू कलर जॉब, वाइट कलर जॉब, तो टर्शरी सेक्टर जो आता है ये एक तरह से वो वाले होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, ये सारे क्या है, इंटेंजिबल उसमें आते हैं, जिनमें आप टर्शरी एक्टिविटी करते हैं, ठीक। मतलब जो ऐसे प्रोफेशन होते हैं जो टर्शरी एक्टिविटी में आते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाले ऑप्शन को टिक किया था और ये वाला ऑप्शन मेरा सही चला गया एक तरह से, ठीक है। अब अगर 41 पे हैं, 41, तो ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में डील करना होता है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी अगर हम बात करें, ये चीज़ देखो आप, अरे यार एक तो घंटे का, ठीक है। अब जैसे ये देखो H15 ये वाला है, H1 FY 2025-2026। अब देखो किसी भी ऑप्शन में H1 वाले टर्मिनोलॉजी नहीं मैच कर रही थी सिवाय ऑप्शन बी को छोड़ के। ये जो ऑप्शन बी है इसमें देखो टर्मिनोलॉजी मैच कर रही है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट क्वार्टर इन H1। तो इसलिए मैंने इस वाले ऑप्शन को चूज़ किया था और इसका चूज़न ऑप्शन भी क्या है, बी है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये होती है टर्मिनोलॉजी। मान लो जैसे इस क्वेश्चन के बारे में कौन ही पढ़ के आया होगा भाई, अप्रैल सितंबर का करंट अफेयर था, मैं तो नहीं पढ़ के गया था। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया कि जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट क्वार्टर इन H1 दिया गया है, H1 और H1 ही मैच कर रहा है, तो मैंने सोचा कि बी ऑप्शन है, क्योंकि मुझे नहीं आता था और मुझे रिस्क लेना था। तो मैंने फिर ये वाला ऑप्शन सही किया और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे आप एग्ज़ाम में गेस कर सकते हो जिन क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब देखना, जैसे आप लोग क्वेश्चन 44 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, ठीक। तो स्वदेशी मूवमेंट की बात की गई है। ऑप्शन क्या है, शक्ति निकेतन है, ठीक, शांति निकेतन, सॉरी, बनाड़ BHU के बारे में, बैथून स्कूल करके पता नहीं क्या था, और ये बंगाल नेशनल स्कूल था। अब मैंने ये बंगाल नेशनल स्कूल ही क्यों ऑप्शन में टिक किया, और देखो अगर आप देखोगे भी तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है, डी। अब मैंने क्यों इसको सोचा, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, एक से यहाँ पे आया था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक। और ये था हमारा बंगाल नेशनल, तो स्वदेशी से नेशनल का इस तरीके से मैंने मीटअप किया, क्योंकि शांति निकेतन भी था, खुला था, ठीक है, खोला गया था। BHU इस वजह से नहीं खोला गया था क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के बारे में मतलब एक्सप्लोर करना था कि स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये खोला गई, BHU नहीं। और बैथून स्कूल के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, इसलिए मैं लास्ट में गया बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में, ठीक। और ये मेरा तुक्का था जो कि बिल्कुल सही चला गया
आता है, ठीक, पेपर में। तो इस तरीके से आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। जब ये ट्राई करना जब आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मतलब एटलीस्ट 80 टू 70 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हों, तब आप गैस वर्क करना, तब आपको ये ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लैंड, ठीक। और तो लैंड के बारे में मेंशन करना, ठीक, ये लैंड के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट क्या बोला गया है, बेस्ट। जब भी कभी ऐसी 4 लाइन की स्टेटमेंट आ जाए जहाँ पे चारों में स्टेटमेंट दी गई हैं, चारों ऑप्शन में, तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो भाई सबसे लंबा है, ठीक। ये मैं मतलब कोई तुक्का नहीं बढ़ा रहा हूँ, जनरली जैसे आप चारों ऑप्शन तो रीड करोगे ही करोगे, ठीक, लेकिन उसके बाद तब देखना कि अगर इन 3 में से जो छोटे छोटे ऑप्शन हैं जिनमें स्टेटमेंट इतनी बड़ी नहीं है, अगर वो आपको सही ना लग रहा हो, तो जनरली जो आंसर होता है वो 90% केस में या 95% केस में वही वाला होता है जो सबसे बड़ा आंसर होता है। जो सबसे बड़ा आंसर है वही हो सकता है कि ये आपका आंसर सही हो, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी है। और वैसे भी लैंड के बारे में मुझे पता था, तो यहाँ पे जैसे कहोगे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको नहीं पता हो, तो फिर आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हो कि हाँ यार ये देखो ये सबसे लंबा स्टेटमेंट है, और जनरली ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसा कोई कीवर्ड नहीं आया हुआ है जो बहुत ही मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा हो, तो ये जनरली पॉजिटिव या अफर्मेटिव टाइप का स्टेटमेंट है। इस वजह से मैंने इसको टिक किया, और ये मुझे पता भी था कि आंसर सही है, जिस वजह से ये आंसर बिल्कुल सही हो गया था मेरा। अब ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, 76 नंबर का क्वेश्चन है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में बात की गई है, और ये बोला गया कि इनमें से कौन सी डिसेंसी के थ्रू अपना एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट आ गई ओनली, ये क्या आ गई, देखो ओनली आया हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे बोथ आ गया, ठीक, बोथ द पेरेंट्स आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी दोनों होने चाहिए, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों होने चाहिए, ठीक। फिर ओनली द फादर, अब देखो ये तो कॉन्ट्रास्टिंग है, ओनली द फादर एंड ओनली द मदर, मतलब ज़रूरी थोड़ा है कि सिर्फ मदर ही हो तभी होगा डिसेंसी से, या फिर केवल फादर हो तभी होगा डिसेंसी से। लेकिन ये देखो लास्ट जो स्टेटमेंट है, ये ईदर पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, कितना जनरलाइज स्टेटमेंट और कितना अफर्मेटिव स्टेटमेंट टाइप का ये क्वेश्चन मतलब इस ऑप्शन बना रखा है इन्होंने कि पेरेंट में से कोई एक, या चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, एट द टाइम ऑफ बर्थ वो वहाँ होना चाहिए, ठीक। और ये देखो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट भी है, ठीक। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है वो काफ़ी नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, जिस वजह से मैंने लास्ट ऑप्शन को जो थोड़ा अफर्मेटिव टाइप का सेंस दे रहा था उसको चूज़ किया, और ये चीज़ सही भी निकली, ऑप्शन डी। तो ऐसे एग्जाम में जो नेगेटिव स्टेटमेंट है आप उनको अगर ईजिली एलिमिनेट करोगे तो आप अपने आंसर तक ईजिली पहुँच पाओगे, और आपका आंसर सही भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इस वाले को देखो भाई, ये दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप, फॉरेस्ट लैंडस्केप की बात हो रही है। तो फॉरेस्ट में अगर पहला ऑप्शन देखें रिवर, ये वाला अगर देखें रिवर रीजनरेशन प्रोजेक्ट, तो इसमें इसका क्या रोल होगा भाई, फॉरेस्ट से रिवर का क्या लेना देना, तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा अभी सही नहीं लग रहा, ठीक। फिर क्लीन एयर इनिशिएटिव, अब ये क्या क्लीन एयर मतलब क्लीन एयर इनिशिएटिव, ठीक, फॉरेस्ट का एयर से क्या लेना देना, ठीक। अर्बन बायोडाइवर्सिटी कहाँ से आ गई, ठीक, मानते हैं फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी होती है, बट जो तीसरा वाले ये तीसरा जो ऑप्शन है, ठीक, ग्रीन इंडिया मिशन, ये थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ें मतलब अगर फॉरेस्ट से जुड़ी होती है तो वहाँ पे ग्रीन टर्म यूज़ होता ही होता है, ठीक। इस वजह से मैंने इस ऑप्शन को टिक किया। तो अगर आप देखोगे भी, एक सेकंड, अगर आप देखोगे भी तो ये देखो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही गया है, ठीक, मेरा आंसर सही था, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन है वो इतना मैच नहीं कर रहे जो क्वेश्चन जो सेंस दे रहा है उस हिसाब से, इस वजह से मैंने ग्रीन इंडिया मिशन को ऑप्ट किया था, और ये आंसर मेरा सही हो गया था। तो इसको बोलते हैं भाई टर्मिनोलॉजी, जहाँ पर आप जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे मिलता जुलता जो ऑप्शन है उसको अगर आप चूज़ करोगे तो आपके चांसेस जो हैं वो सही होने के ज़्यादा होंगे, क्योंकि हो सकता है कि वाला किसी ने पढ़ रखा हो या किसी वाला क्वेश्चन ने ना पढ़ रखा हो, बट आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप आंसर तक ईजिली पहुँच पाओगे। अब फिर से देखना भाई, ये देखो व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक। अब देखो चारों स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, अप्रूव स्टेट बजट, प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड्स, ये एलोकेटिंग शेयर बजट ऑफ जीएसटी। अब देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है रिकमेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये वाली चीज़ें, ये देखो कितनी जनरलाइज स्टेटमेंट है, ठीक, और कितनी लंबी स्टेटमेंट है। और अगर आप थोड़ा सा देखोगे भी तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात की गई है, यहाँ पे देखो सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे भी यूनियन और स्टेट आया हुआ है, क्या आया हुआ है, यूनियन और स्टेट। तो देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मिल नहीं रही आपस में, इस वजह से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, ठीक। और ऑप्शन सी चूज़न ऑप्शन भी था, और ये बिल्कुल सही आंसर चला गया था। हालांकि मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन फिर भी जिस बच्चे को नहीं भी पता है तो एटलीस्ट अगर वो थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज़ करेगा तो भी वो अपने आंसर तक पहुँच सकता है, जिसने थोड़ी बहुत ऊपर से चीज़ें पढ़ रखी हैं एक बार को। तो ठीक, मैं आपको ये इंकरेज नहीं करता कि आप एग्जाम में जाकर तुक्का बढ़ाओ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट अगर आप थोड़े मार्क्स अपने गेन कर सकते हो जस्ट थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, या फिर टर्मिनोलॉजी को मैच करके, या फिर थोड़ी सी नेगेटिव स्टेटमेंट को हटा के, ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो क्यों ना आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करो, ठीक। और अगर आप जीके में स्कोर अच्छा नहीं करोगे तो आप वैसे भी रेस से बाहर हो जाओगे, भले आपकी मैथ और रीजनिंग जितनी भी अच्छी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, मॉनेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब टर्म क्या आ रहा है, मॉनेटरी आ रहा है, तो मॉनेटरी में इन चारों में से कौन सा कनेक्टेड है, बैंक वाला, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, किसी बच्चे को भी अगर बताया होगा कि मॉनेटरी किससे रिलेटेड होता है, बैंक से, तो ऑब्वियस बात है वो आंसर क्या दे देगा इसका, बैंक। तो
कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं जो आपको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्या है हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एग्जाम में ये तो मार्क्स दिला दिला के ही रहेंगे, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पे भी आपको गलती नहीं करनी और ये क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो। अब भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि किन क्वेश्चन में आपको गेस वर्क करना है, किन क्वेश्चन में तुक्का भिड़ाना, किन क्वेश्चन में तुक्का नहीं भिड़ाना। जैसे अगर आप ये 20 वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, 20 वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड विंड इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इट्स यूज ऑफ टू ट्यूब्स एट अ डिफरेंट फंक्शन, कोम्बू, कोच, कैरिनेट, पता नहीं क्या मागुड़ी, ठीक, इसका ऑप्शन मागुड़ी है। और ये देखो ये जो है मैंने अटैम्प्ट नहीं किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये चूज़ एन ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ही नहीं था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि भाई अगर आपको तुक्का मिलाना हो तो आप किस में मिलाओगे? अगर आपको मान लो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ए टू जेड कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो मैं इन चारों ऑप्शन में से किसको चूज़ करता? किसी को भी नहीं। क्या मतलब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन में तुक्का मिलाओगे तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन में कोई भी आंसर हो सकता है। क्या पता अगर आपका सही गया तो ठीक है, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको ए टू जेड बिल्कुल नॉलेज है ही नहीं और बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक, अब आप इसमें क्या तुक्का बढ़ा पाओगे? अक्कड़ बक्कड़ तो करोगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको दूर रहना, और ऐसे क्वेश्चन को आपको फर्स्ट गो में या तो सेकंड गो में, अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी आपको अटैम्प्ट नहीं करना। जैसे देखो मैंने ऑप्शन मतलब मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ही नहीं है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको दूर रहना और ऐसे क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं बढ़ाना, क्योंकि आप तुक्का भिड़ाओगे भी कहाँ? कोम्बू, कोच, कैरनेट, मागुड़ी, मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं थी नॉलेज, तो मैं तुक्का कहाँ से बढ़ाता? इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को तुक्का नहीं बढ़ा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 25 देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 25 अश्विनी कुमार दत्त ने कौन सी जो समिति थी वो फॉर्म की थी उसके ऊपर है, ठीक। तो पहला है भारत माता समिति है, ठीक है, हाँ भारत माता समिति है, फिर अंशुलन समिति है, फिर स्वदेश बांधव समिति और फिर जंगुतार समिति करके कुछ है। अब ये पूरा नॉलेज वाला गेम हो गया भाई। अश्विनी कुमार दत्ता के बारे में अगर जिसको पता हो कि उन्होंने स्वदेश बांधव समिति फॉर्म की थी तो ही वो आंसर तक पहुँच पाएगा। नहीं तो आप अगर चाहोगे कि इस जैसे क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन से जाओगे या फिर अगर आप तुक्का बनाने का ट्राई करोगे तो आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये प्योरली नॉलेज को आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, इसमें आकर के तुक्का बढ़ाओगे और आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि अश्विनी कुमार दत्ता ने कौन सी कमेटी फॉर्म की थी। जिसको आता होगा वो कर लेगा और जिसको नहीं आता होगा वो नहीं कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको तुक्का नहीं बढ़ाना है। मैं वो वाले आप क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसमें आपको तुक्का नहीं बढ़ाना, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक करने के लिए आया हुआ है, ना कि ये देखने के लिए कि आपके पास कितना उस समय आप कॉमन सेंस लगा पाते हो, कितना आप अवेयर हो इन चीज़ों को लेकर। अब देखो सेम ये क्वेश्चन आया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से है रैंकिंग और पहली रैंक किसकी है, ठीक। अब स्वीडन है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, फिनलैंड है और डेनमार्क है, ठीक। तो अब ये जो सारे दे रखे हैं अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है, तो आप इनमें से अगर जैसे ये देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये मैंने नहीं चूज़ किया, ठीक। मैंने कोई भी मतलब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई पहली चीज़ तो मैं पढ़ के नहीं गया था, ठीक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हालांकि जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, बट मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ के गया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। तो आप अब इसमें से देखो मेरे को दो ऑप्शन चूज़ करने में दिक्कत हो रही थी, एक तो फिनलैंड और एक होता है डेनमार्क, ठीक। और देखो दोनों ऑप्शन ही में अगर कोई चूज़ करता तो मैं गलत होता, क्योंकि आंसर क्या है? स्विट्ज़रलैंड है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको तुक्का नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये भी आपकी प्योरली नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ना कि आप कोई मतलब हल्का सा गैस वर्क ट्राई करोगे यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क। अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे और नहीं आता होगा तो नहीं करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको तुक्का नहीं बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपको नहीं पता एग्जैक्ट आंसर तो। और ये देखो अब जैसे 38 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, कि साइक्लोन दितवा आया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो देखो श्रीलंका का कोर्स दे रखा है, एक सेकंड, हाँ तो देखो श्रीलंका का कोर्स दे रखा है। तो इसमें से कौन सी इंडियन मतलब कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ये है चार ऑप्शन, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन वनीला, मैत्री और समुद्र सेतु। तो देखो ऑप्शन जो वनीला है ये वाला ऑप्शन मुझे गलत लग रहा था और ऑप्शन मैत्री वाला ऑप्शन गलत लग रहा था। बचे ऑप्शन दो, एक तो ऑपरेशन सागर बंधु और एक समुद्र सेतु। लेकिन अब देखो मैंने तुक्का बढ़ाया उस वाले क्वेश्चन में, और मैंने क्या लगाया था, चूज़ एन ऑप्शन क्या है, डी है। चूज़ एन ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखो डी है। और मैंने क्या लगा मतलब जो मैंने चूज़ किया था ऑप्शन वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु, जबकि करेक्ट आंसर क्या है, ऑपरेशन सागर बंधु। अब मैं इसमें क्या दिमाग लगा रहा था, क्योंकि श्रीलंका का है तो भाई जाएंगे तो शिप से ही, ठीक। तो या तो सागर होगा या तो समुद्र होगा, तो या तो सागर हो सकता है या तो फिर समुद्र हो सकता है। और ये दोनों ही क्या थे, एक तरह से गलत, मतलब एक तरह से इनमें से एक आंसर सही था और एक गलत था। मैंने इसमें तुक्का बढ़ाया और देखो मेरा तुक्का गलत भी हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका, मैं बिल्कुल आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपका हर बार आंसर सही जाएगा। कभी हो सकता है कि आपका आंसर सही जाए और कभी हो सकता है कि आपका आंसर गलत भी हो जाए तुक्का बढ़ाने के चक्कर में। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में तुक्का बढ़ाया और देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे नेगेटिव मार्किंग देके गया हुआ है। बट जनरली जैसे दो ऑप्शन में मुझे डाउट था तो दो ऑप्शन मुझे रिस्क लेना था। हमेशा ध्यान रखना जीके में, अगर जैसे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार ऑप्शन है, इन चार में से अगर आप दो को एलिमिनेट कर लेते हो, ठीक, तो फिर आपको दो ऑप्शन में से अगर आपको लग रहा हो कि आपका मतलब अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, मतलब सारे क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में सही है, तो फिर आप दो ऑप्शन में मतलब
गेस वर्क कर सकते हो, ठीक। कभी हो सकता है कि आपका सही हो जाएगा, कभी हो सकता है आपका गलत हो जाएगा। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन डी था, मैंने चूज़ किया, लेकिन ऑप्शन क्या है, करेक्ट ए है, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, मेरा रॉन्ग हो गया। तो ये भी देखना है कि भाई नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा गेस वर्क आपका सही जाएगा, कभी कभी हो सकता है कि वो चीज़ गलत भी हो जाए, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ है सलीम स्टील प्लांट के ऊपर आया हुआ है, ठीक। तो इसमें बिहार है, कर्नाटक है, झारखंड और तमिलनाडु है, ठीक। अब ये तमिलनाडु मैंने ऑप्शन चूज़ किया, चूज़न ऑप्शन क्या, चूज़न ऑप्शन डी है, ठीक। और ये तमिलनाडु मैंने चूज़ किया और तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर था, ठीक। अब यहाँ पे अगर कोई इंसान सोचे कि वो गैस वर्क से ट्राई कर देगा तो उसके गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे पता था कि सलीम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है, ठीक। मैंने ये चीज़ पढ़ रखी थी, जिस वजह से मेरा आंसर सही था। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि आपको ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी गेस वर्क नहीं करना है, क्योंकि आपकी गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बिहार, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, जब एक एक लाइन के आंसर होते हैं ना, जैसे एक एक वर्ड के, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन से नहीं खेलना। आपको तब ये चूज़ करनी है जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। जब क्या होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, तो उसमें फिर आप गेस वर्क करो। उसमें आपको अगर गेस वर्क करोगे तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर सिर्फ एक एक वर्ड के आंसर हैं, ठीक। तो इन सारी चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये सीपी जो राधाकृष्णन है, इनके बारे में मुझे थोड़ी सी नॉलेज थी, बट ज़्यादा नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि ये 24 नंबर के बने हुए हैं, ये जो 24 है यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 31 जुलाई जो 2024 है उससे बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जब भी एसएससी और रेलवे का पेपर होता है, तो अगर वो ऐसे डेट मेंशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे डेट मेंशन है ना कि 31 जुलाई, हाँ देखो यहाँ पे जैसे 31 जुलाई बना है, 31 जुलाई 2024, तो जब भी वो डेट भी दे दें, मंथ भी दे दें और ईयर भी दे दें, तो ये सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जनरलाइज ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक। अगर वो मान लो फैक्ट के साथ खेलेंगे भी, तो 31 का 30 कर सकते हैं, 32 कर, मतलब 31 का 30 कर सकते हैं, 28 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट जनरली जब वो पूरी बिल्कुल एग्जैक्ट हम दे दें चीज़ की 31 जुलाई 2024, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक। ये चीज़ होती है, मतलब ये स्टेटमेंट ही जनरली सही होंगी। दूसरी चीज़, बिफोर बिगिनिंग द गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पे महाराष्ट्र ही सर्व एज अ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तो अगर ये भी स्टेटमेंट थोड़ी सी जनरलाइज स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई भी बहुत ही मतलब वैसा वो नहीं टर्म नहीं यूज़ किया गया है कि यहाँ पे बिल्कुल अजीब टाइप का टर्म यूज़ किया गया हो। तो ये भी थोड़ा क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट की साइड जा रहा है क्वेश्चन। दैट इज़ वाई कि ये वाली चीज़ भी बिल्कुल सही थी, और बोथ ए 1 एंड 2 मैंने लगाया था ऑप्शन, और ऑप्शन डी चूज़न था और ऑप्शन डी ही सही था। तो ऐसे टाइप के भी स्टेटमेंट जनरली सही हो जाते हैं, जहाँ पर बोथ ए 1 एंड 2 हो, या फिर बोथ 1 2 3 हो। ऐसे टाइप के स्टेटमेंट, मतलब ऑल 1 2 3 या फिर ऑल 1 2, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली सही होते हैं, ठीक। मैं आपको देखो, अब वीडियो के मैं अंत पे आ गया हूँ, तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा कि आप तुक्का भिड़ाओ या आप तुक्का ना भिड़ाओ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अगर आप 70-80 क्वेश्चन एग्जाम में ठीक कर लेते हो, तो उसके बाद की फ़ाइट आपके ऊपर होती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यार मैं रिस्क लूँ कि ना लूँ। तो वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिखा दिए कि कहाँ पे आपको रिस्क लेना है और कहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है। मैं ना तो आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप तुक्के बढ़ाओ एग्जाम में, ना ही मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ कि आप तुक्के ना बढ़ाओ। ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आपको लगे कि हाँ भाई मेरा अच्छा खासा स्कोर हो गया है, अब मतलब अगर मैं कट ऑफ से आराम से क्लियर कर लूँगा, बस मैं स्कोर को बूस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। और फिर जब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, तो अपने आप कई सारे क्वेश्चन आपको पॉजिटिवली रिजल्ट देंगे। जैसे मैंने देखो कई सारे क्वेश्चन आपको दिखाया, जो मुझे अगर कॉमन सेंस से थोड़ा इंसान करेगा पेपर में बैठ के, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं मानता हूँ प्रेशर फील करता है इंसान, लेकिन फिर भी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, या फिर थोड़ा सा ही टर्मिनोलॉजी को मैच करो, नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट देखो, ठीक, ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो, तो ऐसे टाइप से भी हम चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो ये था भाई इस वीडियो में। इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि कई बार ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आप कई बार आपको आंसर नहीं भी आता है, फिर भी आप आंसर तक रीच आउट कैसे करोगे, वो चीज़ थी। और खासकर जीके में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में अगर आपको आंसर आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ जगह तुक्का बढ़ाना पड़ेगा, और मैंने ये भी दिखाया कि आपको कहाँ तुक्का नहीं बढ़ाना और कहाँ तुक्का बढ़ाना है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं और लाता रहूँगा। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में तो लाइक कमेंट